हेलो एवरीवन। बच्चों लोग नीट 2024 से जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोगों ने अब तक 2 पार्ट कवर कर लिया था। उन 2 पार्ट्स में हम लोग क्वेश्चन में 21 तक पहुंच चुके थे और जैसा कि हमने कहा था कि किसी भी 1 ईयर के पूरे 50 क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट वाइज करके सॉल्व करेंगे। क्यों पार्ट वाइज करके सॉल्व करें? क्योंकि हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है उसमें जो टॉपिक है उसका पूरा एनालिसिस भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से रिवीजन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 10 साल एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग इतने टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, अच्छे समझ लेंगे कि ये जो 2025 पे एग्जामिनेशन हमें होने वाले हैं उस पर कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। काइंड ऑफ रिवीजन भी होगा, क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी होगी, क्वेश्चन के लेवल का अंदाज़ा लगेगा, अपनी स्पीड देखेंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे तो हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। थोड़ी भी कमी है या कुछ इसमें हमको चेंज करना है तो वी कैन चेंज इट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को 3-4 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं किसी भी गिवन ईयर का। तो हम लोगों ने 2024 से क्वेश्चन पेपर को शुरू किया था। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 को मिला दिया जाए 21 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। आज जो कि थर्ड पार्ट है 2024 के क्वेश्चन पेपर का, जिसमें लोग क्वेश्चन 22 से शुरू करेंगे, जो कि रे ऑप्टिक्स का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देख लो, ऐसी क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे और हमें कैसे करना होगा, हम उस पर कॉन्सेप्चुअली कितना रेडी हैं, यू हैव टू सी इट। नहीं अगर है तो वर्क ऑन इट, क्योंकि वक्त अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का ही है और बाकी बातें कुछ भी सोचने का नहीं है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल्ड प्रिज्म। इस बात को भूलना नहीं, फिगर में दिया नहीं, बहुत बच्चे भूल जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता है। तो भाई राइट एंगल्ड प्रिज्म है, भूलना नहीं। एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। इट ट्रेवल्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। इस वर्ड को भी ध्यान रखना, ये सब वर्ड्स हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। इट ट्रेवल्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म बीसी। जो प्रिज्म का बेस बीसी है उसके पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही है। अच्छा, ये मुझको कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर ये जो रे है, लाइट रे, इस बेस बीसी के अगर पैरेलल है तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या खास बात होती है? एंगल ऑफ डेविएशन का इसके पैरेलल होने से क्या कोई रिलेशन है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, देखता हूँ मैं कौन बताता है इसका आंसर। इट ट्रेवल्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, अच्छी बात है, बीसी, एंड इमर्जेस पैरेलल टू द फेस एसी। इस एसी के पैरेलल निकल गया, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि क्रिटिकल एंगल वाली कहानी होने वाली है। क्रिटिकल एंगल तो है नहीं, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है अगर वो 90 डिग्री हो जाता है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल ही तो होता है। तो बाकी बात तो बाद में देखेंगे सुनेंगे, ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है 100%, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड करना है। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बताओ इस फिगर को देख करके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के बहुत फॉर्मूले होते हैं, एक प्रिज्म का फॉर्मूला भी होता है, क्रिटिकल एंगल पता चल जाए वहां से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो हमें देखना होगा कौन सा तरीका बेहतर है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए ना तो हमें थोड़ा सा पहले एंगल्स को ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर प्रिज्म वाला एंगल लगाए सॉरी एंगल बोल रहा हूं, प्रिज्म वाला फॉर्मूला लगाए, ये वाला म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। हम सब जानते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। तो भाई प्रिज्म एंगल तो चलो पता है राइट एंगल है तो दिस इज 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ए इज क्लियर। डेल्टा एम क्या होता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो हमको पता नहीं है। ठीक है, मान लो अगर हम पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं, थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या कोई और तरीका होगा इस फॉर्मूले के अलावा? क्या क्रिटिकल एंगल से कुछ संबंध होगा? बिल्कुल संबंध होगा। अगर क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद करो तो साइन
आई सी इज इक्वल टू 1/μ फॉर्मूला होता है। अगर रेयर मीडियम हमारा एयर है तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, जहाँ म्यू क्या होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रेयर मीडियम एयर है तो ये कुछ थोड़ा सा लग रहा है इससे काम ज़्यादा होगा, इजीली होगा। तो म्यू हमको पता करना है, अगर ऐसी अगर पता हो जाए क्रिटिकल एंगल तो वो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ उसी से देखते हैं कैसे कर निकालेंगे इसको। अगर ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली इसको मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल, जिसका ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 हो गया, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री ही होगा। और अगर ये IC है तो ये वाला कितना एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस IC कह सकते हैं। और यही एंगल तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इस सरफेस के लिए, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 माइनस IC, जहाँ IC क्या है, क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, दैट इज स्नेल्स लॉ, तो मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन I इज साइन 30, कोई दिक्कत नहीं है, साइन R इज साइन 90 माइनस IC, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो साइन 30 होता है भाई 1/2, और साइन 90 माइनस IC विल बिकम कॉस IC, तो कॉस IC को मैं यहाँ कर दूंगा तो कॉस IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 म्यू। हमें कॉस IC मिला जबकि हमको साइन IC चाहिए होता, तो क्या दिक्कत है, साइन अगर पता है कॉस निकाल सकते हो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे या ऐसे करो ना, साइन स्क्वायर IC प्लस कॉस स्क्वायर IC इज इक्वल टू 1 लगा दो, साइन स्क्वायर IC इज 1/μ स्क्वायर, कॉस IC का स्क्वायर 1/4 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंपल मैथमेटिक्स है। एलसीएम लिया तो आ गया ये 4 म्यू स्क्वायर, ऊपर कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, यहाँ कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 1, सिंपल एलसीएम ले लिया। व्हाट वी गेट इज दिस 4 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, भैया मिल गया हमको 5, तो यहाँ से म्यू स्क्वायर मिल गया 5/4, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी √5/2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव तो होता नहीं है तो पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू √5/2 इज द राइट आंसर, देख सकते हो, ठीक है। कह सकते थोड़ा सा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा हमको क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा हमारे मेथड की तरफ। तो अब ये सब चीज़ें जो हमने करी अभी कि ये ऐसी है, ये 90 माइनस IC है, तुमको क्विकली देखना होगा कि यार किस तरीके से हमारा इफेक्टिव इंडेक्स निकल सकता है। तो बेहतर होगा कि हमको ऐसे क्वेश्चंस अगर जहाँ मिले, जहीं से मिले, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो हमें कॉन्फिडेंस होगा कि ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन होंगे जहाँ तो तुमको मिलेंगे और यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, इन पे अच्छे से काम करना होगा। मेथड देखो और क्वेश्चन के लेवल को देखो और अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करो, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का आज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो क्वेश्चन नंबर 22 भी है। चलेंगे 23rd की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन में ये फिगर नहीं है, हमें थोड़ा समझाना है, एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे करना होगा, ये फिगर हमें क्यों याद रखना जरूरी है, ये फिगर मैंने बना दी है। क्वेश्चन सिर्फ ये है, ये इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट को निकालने के ऊपर क्वेश्चन है ये। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बाद में। पहले एक चीज़ तुमको बताओ, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। वर्नियर कैलिपर पे एक पूरा फुल वीडियो
मैंने बनाया हुआ है, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्या होता है कैसे होता है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो डिटेल में उस लेक्चर को देख सकते हैं। फिलहाल एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है एंड हाउ वी कैलकुलेट इट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीज़न कुछ भी हो सकते हैं मैंने 10 माना, इसमें भी नंबर ऑफ डिवीज़न जो भी होंगे हमने यहाँ फिगर में बना दिया है। तो ये हो गया मेन स्केल, ये हो गया तुम्हारा वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि एक वर्नियर कैलिपर कितना छोटा सा छोटा मेजरमेंट एक्यूरेटली ले सकता है, दैट इज मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। क्या निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं क्या होता है। ये मेन स्केल है, इस मेन स्केल का जो एक डिवीजन है दिस वन, ये जो इसका एक डिवीजन देख रहे हो, इसकी जो वैल्यू है मिलीमीटर में सेंटीमीटर में जो भी है, इसके एक डिवीजन की जो वैल्यू है, और इस वर्नियर स्केल के जो एक डिवीजन की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट जो इनकी लेंथ है, जो इनके बीच का गैप है, मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन की जो भी लेंथ है, इनकी जो भी गैप है इनके बीच, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वही लीस्ट काउंट होता है। पहले एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो किसी भी वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट अगर पूछे तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, 1 MSD माइनस 1 VSD। ये है हमारा वर्किंग फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हमको आगे के क्वेश्चंस में भी बहुत काम आएगा। और स्टार लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला वर्थ टू बी रिमेंबर्ड है, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। तो एक इसके मेन स्केल के डिवीज़न की वैल्यू आप लो, पता कर लो, और वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न का वैल्यू पता कर लो, दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा। अब कैसे पता करें, तो क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन coincide with the n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के जो n खाने हैं, n मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो n आएगा, 10 20 जो भी आ जाए, तो n जो खाने हैं ऊपर, वो नीचे के n+1 खाने से कॉन्साइड कर रहे हैं। कॉन्साइड का समझते क्या हुआ कि मेन स्केल के जो n डिवीजन की वैल्यू है लेंथ वाइज, वही वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन की वैल्यू है। फिगर में ऐसा बनाया भी मैंने, तो ध्यान से अगर देखोगे तो वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन, ऊपर मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर का जो 9 डिवीजन है वो नीचे के 10 के बराबर है। ये मतलब हुआ ना कि यहाँ n की वैल्यू, यहाँ पे n+1 की वैल्यू की, तो ये n और n+1 का मतलब समझो पहले क्या कह रहा है वो। वर्नियर स्केल के n डिवीजन, n का मतलब जैसे मानो 9 हो गया, नीचे के n+1 के बराबर, 9 + 1 कितना हो गया 10। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके 10 डिवीजन की वैल्यू जो है लेंथ वाइज, वही उसके 9 डिवीजन की वैल्यू है। अब उसको n बोल दिया है क्वेश्चन में, तो मेन स्केल के n डिवीजन की जो लेंथ है वो वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन के बराबर है। कॉन्साइड करने का ये मतलब हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन हमें 1 MSD माइनस 1 VSD चाहिए। MSD का मतलब एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू। तो भाई एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हमको दिया है 0.1 मिलीमीटर, ये तो पता हो गया कि ये जो एक गैप है दिस वन, ये 0.1 mm है। अगर ये गैप मिल जाए तो दिस माइनस दिस कर दोगे, निकल जाएगा तुम्हारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। कैसे पता करें, तो जो दिया उसके हिसाब से पता कर लेते हैं। n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या कर रहा है,
n+1 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ये मतलब हुआ कॉन्साइड करने का मतलब हुआ कि जो उसके n खाने की लेंथ है वो उसके n+1 की लेंथ है। तो n इंटू 0.1 mm कह सकते हैं, क्योंकि एक खाने की लेंथ कितनी है 0.1, तो n खाने की लेंथ कितनी होगी n इंटू 0.1 इज इक्वल टू n+1 VSD। तो अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो 0.1 n बाई n+1 इज इक्वल टू 1 VSD, यानी एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू ये हमको मिल गई। तो माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो मिल जाएगा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट विल बी 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD इज 0.1 mm माइनस 0.1 इंटू n बाई n+1, ये भी mm में है। हम 0.1 कॉमन निकाल लिए, 0.1 mm कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस n बाई n+1 LCM। तो क्या आ गया 0.1 mm n+1 माइनस n किया तो 1 बाई n+1, ये हो गया लिस्ट काउंट, आ गया आंसर। आप लोगों से आंसर मिल कहाँ रहा है, तो क्यों मिलेगा आंसर, क्योंकि इस बात को हम भूल गए कि भैया लिस्ट काउंट किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। ये मिलीमीटर में 10 से अभी और डिवाइड करोगे तो 10 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर में आएगा। अब n बाई n+1। अब 0.01 को क्या बोल सकते हो 1/100, तो 1/100 के हिसाब से, अच्छा ऊपर हमने n माइनस n किया तो यहाँ 1 बचेगा ना इस वक्त, तो ये कितना हो जाएगा ये 1/100 ब्रैकेट में n+1, वो भी किस में सेंटीमीटर। तो 1/100 n+1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से। ऊपर मेन स्केल होगा, नीचे वर्नियर स्केल होगा। पहले क्या करेंगे, दोनों के जीरो को कॉन्साइड कराते हैं एकदम 0 to 0, फिर देखेंगे इसके कितने डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं। उससे क्या पता चलेगा, इसके एक डिवीज़न की वैल्यू अगर पता है, जिसको हम 1 MSD कहते हैं, तो इसके एक डिवीज़न की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, जिसको हम 1 VSD कहेंगे। फिर 1 MSD में से 1 VSD माइनस कर देंगे, वही हमको लिस्ट काउंट मिल जाएगा। तो फिगर को देखकर क्वेश्चन को समझोगे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं लिस्ट काउंट निकालने के तरीके में, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान मेथड है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा फिगर के हिसाब से क्वेश्चन को, टॉपिक को समझने की कोशिश करना। तो 23 इज डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलेंगे 24 की तरफ, डू इट फास्ट। नाउ क्वेश्चन 24 देखते हैं इससे क्या कहता है। कह रहा है कि इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC वे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ के तुमको जाना है। क्वेश्चंस बहुत इससे मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअली बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं इससे। तो मेक श्योर कि इस टॉपिक पे अच्छा सा कमांड होना चाहिए बिफोर यू टेक ऑन द नीट एग्जामिनेशन 2025। तो वहीं से इस क्वेश्चन को लिया कि इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम सब जानते हैं कि भाई YDSC भी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट प्रेजेंट हो, दैट इज मोनोक्रोमेटिक। क्रो मतलब कलर, मोनो मतलब सिंगल, और कलर का मतलब लाइट में वैलेंस होता है। तो एक सिंगल वेवलेंथ का हमारे पास YDSC में सोर्स होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसको हटा दो और उसको रिप्लेस कर दो एक वाइट लाइट से, जिसके पास बहुत ढेर सारी वेवलेंथ होती है। वाइट लाइट, या हम लोग जो विजिबल लाइट की बात करते हैं जिसमें अलग अलग वेवलेंथ के ढेर सारे कलर्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो वाइट लाइट से इसको रिप्लेस कर दो। तो उस कंडीशन में जो पैटर्न होता है हमारे स्क्रीन पर YDSC में,
उस पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इस चीज़ को किए भी होंगे, देखे भी होंगे, जहाँ पढ़े होंगे टीचर्स बताए भी होंगे कि अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं यूज़ करके हम एक वाइट लाइट यूज़ करते हैं, जैसे मल्टीपल वेवलेंथ है, तो उससे स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, हम सब जानते हैं कि वाइट स्ट्रीम में ये तुम्हारा स्क्रीन हो गया और ये तुम्हारे सोर्स हो गए जहाँ लाइट निकल रही है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस पर्दे पर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे हमको ऑल्टरनेटली मिलता जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। और बहुत खूबसूरत सा फ्रिंजेस ये होते हैं। ब्राइट डार्क बड़ा अच्छा सा पैटर्न तुमको देखने को मिलता है ना, एकदम क्रम से तुमको ब्राइट डार्क मिलता है। लेकिन ये तभी मिलेगा, ये पैटर्न ऑल्टरनेटली तभी तुमको मिलेगा एक सिंगल वेवलेंथ वाला सोर्स होगा मोनोक्रोमेटिक। तो अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं है तो चीज़ें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी बताता हूँ। सबसे पहली बात, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ सीधे डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। अब तुमने मान लो वाइट लाइट यूज़ किया जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, मान लो 7 कलर्स हैं, होते तो बहुत ढेर सारे हैं, मान लो 7 कलर्स हैं। अब हर कलर का अपना अपना वेवलेंथ है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है। तो लैम्डा अलग अलग होने से सबसे पहली बात तो जो फ्रिंज विड्थ होगी हर अलग अलग कलर के लिए, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, डार्क फ्रिंज की विड्थ हर कलर की सेम नहीं होगी। येलो की कुछ और होगी विड्थ, तो उसका वेवलेंथ कुछ अलग है। रेड कलर की विड्थ, फ्रिंज विड्थ सबसे अधिक होगी, लैम्डा उसका सबसे अधिक है। फ्रिंज विड्थ वॉयलेट की सबसे कम होगी, लैम्डा उसका सबसे कम है। तो फ्रिंज विड्थ सबकी इक्वल नहीं बनेगी। तो इक्वल थिकनेस के जो तुमको ब्राइट और डार्क मिलते थे वो तो नहीं मिलेंगे यार। ये तो फिर भी ठीक है। इसके बाद क्या होगा पता है, इसके बाद कलर्स की ओवरलैपिंग होगी। कलर्स की ओवरलैपिंग का समझते हो ना, कि किसी पॉइंट पे पता चला कि रेड कलर का कोई ब्राइट पॉइंट है, उसी पॉइंट पर कोई ग्रीन कलर का भी ब्राइट पॉइंट बन गया। ऑर्डर कुड बी डिफरेंट मगर बन सकता है। तो कलर्स की ओवरलैपिंग हो सकता, और यही नहीं, किसी डार्क के ऊपर किसी का ब्राइट बन सकता है। तो जो पैटर्न ब्राइट डार्क का है एकदम ऑल्टरनेटली जो हमको मिलता है वाईडीसी में, पूरा पूरा लॉस्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ऑर्डर का जो फ्रिंज होता है उसके पोजीशन के लिए फॉर्मूला ये होता है, एक्सन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करो तो एन क्या होता है उसका ऑर्डर, जैसे 10th ब्राइट फ्रिंज, 15th ब्राइट फ्रिंज एंड 20th ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे एन तो तुमको चेंज करनी होती है। अब एक्स क्या है, एक्स क्या है, सेंटर से उसका पोजीशन, दिस इज एक्स एन। और ये भी डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे। तो जो पोजीशन है हर अलग अलग कलर के लिए, तो अच्छा तुम इसको देखे कह सकते हो क्या कि जहाँ पर 10th ब्राइट रेड का होगा, क्या वहाँ पे सबके 10th ब्राइट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि सबका लैम्डा अलग है। जहाँ 10th ब्राइट रेड का होगा वहाँ पर इनमें से किसी का 10th ब्राइट नहीं बनेगा, लैम्डा डिफरेंट है। हो सकता है किसी और ऑर्डर का बने, 12वां ब्राइट बन जाए, 15वां ब्राइट बन जाए, 20वां ब्राइट बन जाए, ऑर्डर कुड बी डिफरेंट, डार्क के ऊपर ब्राइट बन जाएगा। तो जो ऑल्टरनेट पैटर्न हमको मिलता है वाईडीसी वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो सेंटर है वहाँ पर एक बहुत चमकदार वाइट फ्रिंज बनेगा, क्योंकि सारे के सारे कलर्स यहाँ पर आएंगे, इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पर बीच में एक वाइट फ्रिंज बनेगी जिसके दोनों तरफ, जिसके आइदर साइड कलर्ड फ्रिंजेस तुमको मिलेंगे ओवरलैपिंग के साथ। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर। भाई इंटरफेरेंस तो होगा, ऐसा नहीं कि ब्राइट डार्क हमको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, डिसअपीयर थोड़ी होगा, वो रहेगा, मगर जो जिस तरीके से मिलता था मोनोक्रोमेटिक में वैसा नहीं मिलेगा। देयर विल बी अ सेंटर डार्क फ्रिंज। भाई सेंटर पे डार्क फ्रिंज नहीं बनेगा, सेंटर पर अभी भी एक
वाइट फ्रिंज बनेगा। देयर विल बी अ सेंट्रल वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाई फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। भाई सेंटर ब्राइट तो बन जाएगा और उसके आजू बाजू क्या होगा, अलग अलग कलर के फ्रिंजेस तुमको मिलेंगे। तो ये ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। चौथा क्या करा है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विथ नहीं हो सकता, फ्रिंज विथ लैम्डा पे डिपेंड करता है, लैम्डा सबका अलग अलग है तो काय को फ्रिंज विथ सबकी सेम होगी। तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत था। तो ये जो है इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे सही है कि सेंटर पे वाइट फ्रिंज बनेगा चमकदार, उसके दोनों तरफ कलर्ड फ्रिंजेस तुमको मिलेंगे। अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट के बदले एक वाइट लाइट को यूज़ करते हैं तो इस पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ही बनता है ओवरलैपिंग से, कि दो वेवलेंथ अगर यूज़ किया जाए तो उनका ओवरलैपिंग कहाँ पर भी होगा, उनके ब्राइट फ्रिंजेस का। देखेंगे अगर इसमें आ गया तो ठीक, वरना YDC हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, बिफोर नेट एग्जामिनेशन। अब अगला क्वेश्चन बच्चों लिया है कि डुअल नेचर चैप्टर से। तो डुअल नेचर चैप्टर से भी एक क्वेश्चन तुमको हमेशा मिलने वाला है और डुअल नेचर चैप्टर बहुत ही आसान है, तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लो। बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो जो भी फोटोलिटिक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ें उसमें क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। और जो आइंस्टीन की थ्योरी है अबाउट फोटोलिटिक एमिशन, उसको ध्यान से NCERT में जो बातें लिखी गई है वो पढ़ के आना। इसमें ऐसे बहुत से स्टेटमेंट है जो सीधे NCERT से कॉपी किए हुए हैं, तो उसको अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारा एक काफ़ी अच्छा चांस होगा ऐसा क्वेश्चन गलत ना होने का। क्वेश्चन कहता है कि इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ठीक है कोई बात नहीं है, ले लो। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन एमंग द फॉलोइंग, फोटोन के बारे में कुछ बातें लिखी गई है, करेक्ट हमको चूज करना है। ये 5 ऑप्शन नहीं है, ये 5 स्टेटमेंट है। ऑप्शंस में लिखा नहीं, ऑप्शंस में ऐसे थे कि A एंड B आर करेक्ट, A B एंड C आर करेक्ट, B D एंड C, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, चेक कर लेंगे इसमें से कौन सा सही है, वो अपना ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू। इतना साल भर पढ़ने के बाद तो हम सबको ये पता है कि भाई ये एकदम सत्य वचन है, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू होती है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, मेक नो मिस्टेक। वेलोसिटी ऑफ फोटोन c, ये भी सही बात है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो होता है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन p इज इक्वल टू h न्यू बाई c। अब तुमको कैसे मोमेंटम का फॉर्मूला, तो हम लोग p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा पढ़ते हैं, और लैम्डा जो है वो तुम्हारा c बाई न्यू होता है, क्योंकि c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, h न्यू अपॉन c ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला काफ़ी फैमिलियर है, तो उसी से आया है। तो थर्ड ऑप्शन भी, थर्ड ऑप्शन नहीं, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये जो स्टेटमेंट लिया है साफ NCERT, ये चैप्टर तो ओपन करना NCERT में, इस चैप्टर के लास्ट जहाँ पे ख़त्म होगा, लास्ट स्टेटमेंट यही है, लास्ट सेंटेंस एकदम चैप्टर का। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती है, ये भी बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फोटोन पार्टिकल का जब कोलिजन होता है, तो एनर्जी भी कंजर्व है, उसमें मोमेंटम भी कंजर्व है। फोटोन की संख्या कंजर्व नहीं रहती, इस बात को नोट करना आ सकता है। इस कोलिजन में फोटोन के नंबर्स कंजर्व नहीं होते, न्यू फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं, न्यू रिलीज भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन में नॉट बी कंजर्व्ड। तो याद रखना, एनर्जी ऑफ फोटोन कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं होते, ठीक है। तो डी भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चौथा कह रहा है कि फोटोन हैज़, ये पॉजिटिव, ये जो सही है वो इस वाले के लिए है ना, यहाँ बता देना, फोटोन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, ये बिल्कुल गलत बात है। फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो स्टेटमेंट A B C D चारों सही है। अब चारों सही हुए जो ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें एक बात जानकारी तुमको मैं दे दूँ, फिर से बोलता हूँ कि इस कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगी, मगर नंबर ऑफ फोटोन के कंजर्वेशन की कोई गारंटी नहीं है। तो नंबर ऑफ फोटोन जब आएगा तो इट विल नॉट रिमेन कंजर्व, ठीक है। 26 की तक जल्दी चलेंगे, डू इट फास्ट।
तो देखते चलो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। लॉजिक गेट से भी एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एकदम श्योर है आने ही आना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखो बनते हैं, एक तुमको लॉजिक सर्किट दिया रहेगा जिसमें कुछ गेट्स लगे होंगे और तुमको उसके आउटपुट को चेक करके बताना होगा ये पूरा जो लॉजिक सर्किट है ये किस गेट के इक्विवेलेंट है। इसका आउटपुट जो आएगा वो पूरे किस गेट को बताएगा। ये बहुत आता है, ये मतलब अगर 10 बार होएगा 10 में 7-8 बार तो ऐसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो जो आउटपुट है वो किस गेट के इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, हर गेट की पहचान, जो भी 5-6 गेट्स हम लोग पढ़ते हैं वो, और उनके ट्रुथ टेबल, उनका जो आउटपुट है वो अच्छे से पता होना चाहिए। अब गेट की पहचान जैसे क्या है, अब ये नहीं पता है कि ये एंड गेट का, सॉरी एंड बोल रहा हूँ, ये नैंड गेट का सिंबल है, ये नॉर गेट का सिंबल नहीं पता, फिर कैसे काम बनेगा। तो मेक श्योर कि सबको डायग्राम ड्रॉ कर करके याद करना चाहिए। ये सर्किल नहीं है तो एंड गेट है, सर्किल लग गया नैंड गेट हो गया, सर्किल नहीं है और गेट है लग गया तो नॉर हो गया। तो इसका आउटपुट किस गेट के इक्विवेलेंट है। इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें भी ध्यान रखना। कभी भी नैंड गेट और नॉर गेट में अगर एक ही इनपुट जा रहे हैं, देखना ध्यान से, एक ही इनपुट 2 बार गया है, एक ही इनपुट 2 बार गया है, तो सिंपल सी एक बात याद रख लो, ये दोनों जो गेट होंगे ये नॉट गेट के तरह बिहेव करने लगते हैं। ये एक बेसिक सा फैक्ट याद रखो, बहुत तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अब कौन निकालेगा वैल्यूज पुट करके, अब तुमको ये पता होना चाहिए कि नॉर और नैंड में अगर सिंगल इनपुट यूज़ हो रहा है 2 आउटपुट में तो वो इन्वर्ट गेट हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से ए मैं दिया तो इसमें जो जाएगा वो ए बार होगा, यहाँ बी होगा तो इसमें जो गया वो क्या होगा, बी बार होगा। बात समझ आ रही है। ये और ये नॉट गेट बन जाएंगे। तो अब उसके हिसाब से ए बार बी बार यहाँ जा रहा है, अब उसके हिसाब से नॉर गेट का आउटपुट हमको चेक करना है। एक सिंगल सा गेट है, 4 वैल्यूज तुमको पुट करने हैं, 30 सेकेंड के अंदर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी वाई 0-0 पुट किया, 0-0 पुट किया तो यहाँ क्या जाएगा 1-1 हो जाएगा, बार है ना, बात समझ रहे हो। ए और बी 0 है तो ए बार बी बार क्या होगा 1 और 1। ये नॉर है, नॉर मतलब और का उल्टा, तो 1-1 पे 1-1 पे और में 1 मिलता है, और में 1 तो नॉर में कितना होगा 0, तो ये 0 हो गया। अब 1-0 पुट किया, 1-0 पुट करने का बाद उल्टा हो जाएगा, ये 1 वाला 0 और 0 वाला 1, तो 1 वाला 0 और 0 वाला 1, तो 0-1 पे और में 1 मिलता है, नॉर में क्या होगा 0। 0-1 पे चेक करोगे, अगर a 0 है तो a बार कितना होगा 1, b 1 है तो b बार कितना होगा 0, तो 1-0 का और गेट में 1 मिलता है, नॉर में उल्टा होकर के 0 हो जाएगा, हो गया। अब दोनों को 1-1 लिया तो अब 1 का उल्टा जाएगा, a b अगर 1-1 है तो a बार b बार कितना होगा 0-0 उल्टा हो जाएगा। देखो हम a और b को 1-1 लिए मगर यहाँ हमको a बार और b बार चाहिए, तो 0 और 0 नॉर गेट में जाते हैं, तो 0 और 0 को में नॉर गेट पे क्या मिलता है, और में 0 मिलता है, नॉर में उसका उल्टा 1 हो जाएगा, दिस इज 1। अब ये जो हमारा ट्रूथ टेबल आया है वो इनमें से किस गेट के इक्विवेलेंट है, साफ दिखाई दे रहा है ट्रूथ टेबल देख करके, दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू एन एंड गेट। अब ये ट्रूथ टेबल देखो याद होना चाहिए कि एंड गेट में जब दोनों ही इनपुट 1 होंगे तभी तुमको 1 मिलेगा, अदरवाइज सारे केस में आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब तुमको ये अगर नहीं पता होगा कि नैंड में और नॉर में ये नॉट गेट हो जाता है तो फिर तुमको और वक्त लग जाएगा। अब यहाँ से और बी पुट करोगे, फिर यहाँ आउटपुट लाओगे, यहाँ आउटपुट लाओगे, फिर इस इनपुट से फिर आउटपुट बनाओगे, वक्त लगेगा इसमें। तो अगर ये कुछ बेसिक बातें याद है तो तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल बना के चेक कर लिया, जो आया वो आया जो एंड गेट की इक्विवेलेंट था, तो दिस लॉजिक सर्किट इज इक्विवेलेंट टू एन एंड गेट। ठीक है, 26 हो गया पूरा, 27 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। 2024 में क्वेश्चन 27 में हमसे किस चैप्टर से और कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। चैप्टर है एटम्स, अगेन 1 क्वेश्चन कंफर्म, और
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन है क्या कि जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर में, जैसे 5th लेवल से ग्राउंड स्टेट में, या फिर 4 से सेकंड में, 3 से 1 में, तो ये जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, मैं बता दे रहा हूँ डायग्राम से। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th मान लो, ये 6th मान लो, एंड सो ऑन। कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना। कभी भी इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का कौन सा सेट होता है जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट। ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5th, 6th एंड सो ऑन। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो बदले में क्या बाहर निकलता है? फोटॉन्स। उन फोटॉन्स की वेवलेंथ होती है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है और बताना है कि कौन सा वेवलेंथ किस ट्रांजिशन से निकलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन देखो है, मैच करा लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम, जैसे 3 to 2, तो 3 से 2, ये तो इस ट्रांजिशन से कौन सा वेवलेंथ इसमें से निकलेगा। अगला है 4 से 2, तो 4 से 2 में जो ट्रांजिशन होगा उसके बदले में इसमें से कौन सा वेवलेंथ निकलेगा। अब इसको सॉल्व करने बैठा जाए कि यार निकालते हैं, हर ट्रांजिशन के लिए करते हैं कैलकुलेट वेवलेंथ, तो क्या उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है? बिल्कुल है। वी हैव फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फोटोन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का। जहाँ आर क्या होता है? एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना कि आर कौन सा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका नाम क्या है। n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो भैया n1 n2 तुमको दिया ही है, आर हमको पता ही है। हम लोग लैम्डा हर एक ट्रांजिशन का कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर ले कौन सा किसके लिए, लगा दे मैच द कॉलम। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि टाइम नहीं है इतना हमारे पास कि हम एक एक को कैलकुलेट करके देखें। आर की वैल्यू भी बड़ी उटपटांग होती है, बताना कमेंट में कितनी होती है। वो भी 1/λ है, लैम्डा आएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर चेक करोगे, डेसिमल भी हल्का फुल्का है, वक्त ज़्यादा लग जाएगा। कुछ और तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो फोटोन की एनर्जी निकलती है उसका फॉर्मूला होता है CH/λ। ये डेल्टा ई क्या होता है पता है? ये डेल्टा ई दोनों लेवल के बीच का एनर्जी गैप होता है। तो ये जो एनर्जी गैप है वो लैम्डा के साथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है हमें, कि जहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा होगा जिस भी दो लेवल पे, वहाँ लैम्डा कम हो जाएगा, और जहाँ पे इनके लिए एनर्जी गैप कम है लैम्डा वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? एक बात और, ये जो लाइंस हैं ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होती हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तुम जैसे जैसे बढ़ोगे गैप कम होता रहता है। ये 2 और 1 के बीच गैप है, 2 और 3 के बीच गैप और कम हो गया, 3 और 4 के बीच गैप और कम होगा, 4 और 5 के बीच गैप और कम होगा, 5 और 6 के बीच गैप और कम होगा। ये पैटर्न पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हो, दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल तो बढ़ मगर गैप कम हो रहा है, तो ये ऐसे ही बनेगा। तो ये रिलेशन अगर हम ध्यान रखें ये वाला, तो इससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा ट्रांजिशन कहाँ कहाँ से आ रहा है। पहला है 3 से 2, तो 3 से 2 देखो ये हो गया। अगला है 4 से 2, तो 4 से 2 देखो ये हो गया। उसके बाद है 5 से 2, तो 5 से 2 सब 2 ही में आ रहे हैं। और फिर है तुम्हारा 6 से 2,
ठीक है, 3 4 5 6 इंटू। तो सबसे कम एनर्जी गैप ये है, तो लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा इसका। इसके बाद ये है, इससे लैम्डा उससे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा, और ये और कम, और ये सबसे कम। तो सब अगर मैं मैच कराऊँ तो सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ है वो कब निकलेगी, जिसमें ट्रांजिशन 3 से 2 होगा, क्योंकि एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है, लैम्डा सबसे अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन तुम्हारा है इसमें, 656.3। ये वहाँ निकलेगा जहाँ पे एनर्जी सबसे कम है, तो 3 से 2, 3 से 2 कौन है, ए, तो दिस गोज टू ए। इसके बाद ज़्यादा कौन है, 486.1, तो इसके बाद वो होगा दिस वन जो है 4 से 2, तो 4 से 2 कौन है भाई, दिस इज बी। 410 सबसे कम वेवलेंथ है, जो तब निकलेगी जब एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये किसके लिए होगा, 6 से 2 के लिए, तो दिस इज 6 से 2 कौन है, डी, दिस इज डी, एंड ऑब्वियसली दिस इज सी। तो जहाँ पर पे पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का ए है, चौथे का बी है, वही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। ऑप्शन में लिखा नहीं, बस मैच करके दिखा दिया हूँ। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे कि किस ट्रांजिशन से निकलने वाले वेवलेंथ की वैल्यू किसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में कम है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला ये मौजूद है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसका यूज़ हमको पढ़ सकता है अगर कभी खुदा न खास्ता अगर हमको एब्सोल्यूट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी पड़ी तो कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये तुम याद रखना दिस वन, कि जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ही कम वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकलेगा, और जितना कम एनर्जी गैप होगा उतना ही ज़्यादा वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा। तो 3 से 2 में एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे 3 to 2 में एनर्जी गैप सबसे कम है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा, विच इज़ दिस वन। और 6 to 2 में एनर्जी गैप सबसे अधिक है, तो इसका जो लैम्डा होगा वो सबसे कम, तो सबसे कम था तुम्हारा ये वाला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी होगा, ऐसे करोगे तो बहुत वक्त लग जाएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, ऐसा ही आना चाहिए था। 28 की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम सरफेस टेंशन चैप्टर, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल से फॉर्मूले पर है, उस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो क्वेश्चन आएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है जो थिन है, फ्लैट है, ऑफ रेडियस जिसमें सेंटीमीटर, इज प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। इस चीज़ को समझो पहले क्या कह रहा है, कि मान लो ये कोई सरफेस ऑफ वाटर है, ऐसे है ना, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो वाटर के फ्री सरफेस पर ही काम करता है, तो उसके सरफेस पर हमको एक कुछ ऐसे डिस्क ऐसे रख देनी है, कुछ ऐसे, ठीक, दिस इज डिस्क। तो इस डिस्क को हमने रखा है एक वाटर के सरफेस पे, बहुत जेंटली, आराम से, डुबा के नहीं, बस हल्का सा छोड़ दिया। अब हमें इसको इफ सरफेस टेंशन द वाटर इज दिस मच, ठीक है, देखा जाएगा, देन एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस। तुम जैसे ही सरफेस को हटाने जाओगे, इस डिस्क को हटाने जाओगे, जो सरफेस का हम सब जानते हैं लिक्विड के फ्री सरफेस में सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस टेंशन एरिया को सिकुड़ने की कोशिश करता है, चाहता है कि लिक्विड का जो एरिया हो जाए वो मिनिमाइज हो जाए, श्रिंक करके सिकुड़ के छोटा हो जाए। तो इस वजह से जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो टेंशन में रहता है। जैसे ही तुम इस डिस्क को इसके ऊपर रखोगे, वो टेंशन ये फील करेगा डिस्क, तो जो इसकी पेरीफेरी है, इस पे चारों ओर से वो सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा। उस फोर्स के अगेंस्ट तुमको फोर्स लगाना होगा, तब जाके बाहर निकलेगा। वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है, व्हाट इज एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो हम सब जानते हैं कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू F/L। तो यहाँ से F इज इक्वल टू S इंटू L कर सकते हो, और L यहाँ पर कितना होगा, उस डिस्क का सरकमफरेंस, दैट इज 2πr। तो सरफेस टेंशन इज 0.07, पाई इज 22/7,
और आर दिया है कितना 4.5 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻² कर दिया। ठीक है, मीटर में चेंज कर दिया। तो ये अगर मैं काट दूं तो कितना हो जाएगा, ये 0.01, 22 किया तो कितना हो जाएगा, ये 44 इंटू 4.5 इंटू 10⁻²। तो हाउ मच इट विल कम, इसको ऐसे कह सकते हो 44 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो ये न्यूटन में आएगा। अब इसको सॉल्व करके चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा, दिस वन विल एक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा, यहाँ m मतलब मिलियन न्यूटन है, ऐसा मिलियन बोल रहा हूँ, मिली न्यूटन है, मतलब यहाँ पर 10⁻³ लगा होगा, यहाँ पर भी 10⁻³ लगा होगा। तो जाहिर सी बात है ये 2 और 4 नहीं हो सकते हैं। और जहाँ तक लग रहा है कि इसको -3 हम लोग कर दें तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज़ लुकिंग टू बी द करेक्ट वन। कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था, 1 मिनट के अंदर हो जाने वाला क्वेश्चन ये भी माना जाएगा। 28 इज डन, 29 की तरफ चलेंगे, जल्दी कर लो इसको पहले। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है वो मात्र 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो हमने कहा था कि पेशेंस रखे रहोगे तो क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे जो 10-20 सेकेंड में हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन ठीक ठाक भाई बनते हैं इससे, मगर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर ये ना आए, कुछ और आए, वहाँ से घुमा करके आए, तो तुम उसको कर पाओ। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, जब हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। देखो, ये एक ट्रांसफार्मर का कोर है जिसमें टर्न्स होते हैं प्राइमरी, और ये होता है तुम्हारा सेकेंडरी। एक सिंबॉलिक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ बस काम का अपना, ठीक है ना। चलो, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ये जो टर्न्स हैं उसको हम बोलते हो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। यहाँ तुमने जो वोल्टेज दिया वो है तुम्हारा प्राइमरी वोल्टेज, और यहाँ तुमने जो आउटपुट लिया वो है तुम्हारा सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, इस तरीके से बेसिक ट्रांसफार्मर तुम्हारा काम करता है। तो VS, VP, NP, NS ये सारे बच्चों को पता होगा। तो ये चीज़ कैसे होती है। ट्रांसफार्मर में बहुत प्रकार के लॉसेस होते हैं एनर्जी में, जैसे हिस्टैरिसीस लॉस होता है, रेजिस्टेंस लॉस होता है, और बहुत अलग अलग टाइप के लॉस होते हैं। एक बार इसको बुक से पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ से होते हैं, ये तुम्हारे काम का है, इससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर ये लॉस नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत रेयर चीज़ है, मान लो नहीं हो रहे हैं, यानी कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर का मतलब VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। जितना इनपुट पावर दिया उतना आउटपुट पावर मिला, तो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर एक आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। याद रखना, दिस इज द थिंग फॉर दैट वी यूज फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, दिस इज इनपुट पावर एंड दिस इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो जब भी कहेगा ट्रांसफार्मर आइडियल है तो मतलब ये कहानी है उसकी, कोई लॉस नहीं है। हालांकि ये सब बहुत इम्पॉसिबल है, मगर क्वेश्चन करना है, दिया है तो जो हमको है वो मानना होगा। जितना इनपुट पावर दिया उतना आउटपुट पावर है। इनपुट पावर V इंटू वाई, आउटपुट पावर V इंटू वाई, ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, VP बाई VS इज इक्वल टू IS बाई IP, ये एक फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये जो VP बाई VS होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स के साथ सेम प्रोपोर्शन होता है, NP बाई NS। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ रेशियो है NP बाई NS, वही VP बाई VS भी होगा। तो NP बाई NS इज इक्वल टू 1/2 है, तो VP बाई VS भी कितना होगा, 1/2। लेकिन क्वेश्चन में VS इज टू VP पूछा है, तो VS इज टू VP क्या होगा, 2:1। तो 2:1 इज योर करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इन सबको अगर मिला दोगे तो दिस विल बिकम अगेन IS/IP। तो ये पूरा इक्वेशन है फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करेंगे फ्रिक्वेंटली बेसिस पर। ठीक है, तो ये तो खैर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इससे हमारा काम होगा। कुछ बातें और बता दूं, जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम होंगे, तो वो मतलब NS इज़ ग्रेटर देन NP, तो जाहिर सी बात है VS भी VB से बड़ा होगा, वही तुम्हारा क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जहाँ NP NS से बड़ा है, वहाँ VP VS से बड़ा है, वो तुम्हारा क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी बड़े होंगे, स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बड़े होंगे। दूसरी बात की ट्रांसफार्मर एक म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट्स वर्क ऑन म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, जो हम लोग पढ़े हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हो ना, तो म्यूचुअल पे काम करेगा। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, उसके वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट हमको पैदा होगी। यह है म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। AC के लिए काम करता है, DC पे कोई काम नहीं करेगा ट्रांसफार्मर। मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के लिए द सोर्स मस्ट बी AC। एक बात और चलो ये तो फॉर्मूला फॉर हो गया फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है, जिसमें पावर में लॉस हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है, वो होता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, कि भाई कितना % पावर ये हमारा दे रहा है और कितना % लॉस हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर कभी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी से क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना। वहाँ पर फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर एफिशिएंट नहीं है, उसकी एफिशिएंसी कुछ कम हो गई है, तो दिस इनपुट पावर इज़ नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर। तो वहाँ पे कभी एफिशिएंसी अगर पूछे तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन तो सिंपल, ये क्वेश्चन तो समझ गए ना, क्वेश्चन के आगे जाके बता रहा हूँ, ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या तुमको जानना चाहिए। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, ट्रांसफार्मर आइडियल है, NP/NS इज इक्वल टू VP/VS होता है, तो VP/VS भी कितना होगा, 1/2। उसका उल्टा किया तो कितना आ गया, 2:1। तो क्वेश्चन तो सर 10 सेकंड का था, लेकिन ये कुछ बातें हैं ट्रांसफार्मर के बारे में जो हमको ध्यान रखनी होगी। 29th इज डन, चलेंगे 30th क्वेश्चन की तरफ। जल्दी कर लो इसको पहले, चलते पहुँचो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 30th, जो 30th क्वेश्चन है वो लिया गया है चैप्टर इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिया गया है, और यंग्स मॉडल्स जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, तो वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। कह रहा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर, एक स्टील वायर में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा हमको निकालना है, अगर उसकी इनिशियल लेंथ 1 मीटर है। तो हम पहले करते क्या है कि पहले एक स्टील वायर बना लो। एक स्टील वायर हमने बना लिया इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। अब इस पे हमने एक स्ट्रेस लगाया जिसको इलास्टिक लिमिट से पुकारा जा रहा है। तो जो उसकी इलास्टिक लिमिट है भाई, मैक्सिमम स्ट्रेस जो लगा, अच्छा यह मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस लगाओगे ना, वही मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या बोला जा रहा है, इलास्टिक लिमिट। अब तुम कह रहे स्ट्रेस हमको चाहिए, वो होता है इलास्टिक लिमिट दिया है, भैया वही है मैक्सिमम स्ट्रेस है ये। क्यों मैक्सिमम स्ट्रेस है, क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है तुमसे, तो स्ट्रेस भी मैक्सिमम लगाओगे ना, वही है इसका इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमको दिया है इलास्टिक लिमिट के फॉर्म में दिस मच, वाई हमको दिया हुआ है। हम सब जानते हैं कि y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन है, तो y इज 2 × 10⁻⁴ y इज इक्वल टू 2 × 10⁻11। स्ट्रेस मैक्सिमम कितना है, 8 × 10⁻8। और हमें क्या फाइंड करना है, इसका
स्ट्रेन, वही से लॉन्गेशन निकाल लेंगे। तो दिस इज 4, तो स्ट्रेन कितना आ गया इसका 4 इंटू 10⁻8/11 -3। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, गलती मत करना। अब स्ट्रेन क्या है, डेल्टा L/L है, 4 इंटू 10⁻³ डेल्टा L इलोंगेशन, L इज इनिशियल लेंथ, तो डेल्टा L/1 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से डेल्टा L कितना आ गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर या 4 मिलीमीटर इज सिंपली योर आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ इसमें क्या था, सिंपल सा खाली फॉर्मूला तुमको यूज़ करना है, ये वाला y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस के लिए। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ बच्चे परेशान कि भाई इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या, हम तो स्ट्रेस पढ़े हैं भाई, मैक्सिमम स्ट्रेस तुम जो लगाओगे वही इलास्टिक लिमिट है, और मैक्सिमम क्यों लगाओगे, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है तुमसे। तो इन सब शब्दों पर गौर करना और ध्यान से क्वेश्चन को इससे कहा जाता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सारी समस्याओं का समाधान वहीं से तुमको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देख सकते हो 1 मिनट से कम का क्वेश्चन ये भी काउंट होगा। दिखाऊंगा तुमको पूरा क्वेश्चन 70 मिनट में कैसे कर सकते हैं, 45 के 45 क्वेश्चन आराम से 5 मिनट बचा के रख भी सकते हैं केमिस्ट्री और बायो के लिए, है ना, 60-65 में ही निपटा देंगे पूरा 45 क्वेश्चन, मगर थोड़ा सा उसके प्रैक्टिस चाहिए होगा, दिल दिमाग खोल के हमको काम करना होगा। बट ठीक है, आज मैं अभी स्टॉप करूँगा, आज मैं 30th क्वेश्चन तक ही तुम्हें कराऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन में किया 9-10 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन, दैट इज ऑफ दिस पार्ट नंबर 3। 4th में लेंगे 10 क्वेश्चन फिर, और 5th में 10 क्वेश्चन फिर करके बाकी बातों को समझते हुए विल फिनिश इट ऑफ 2024। तो इस तरीके से हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना है, वीडियो में क्या तुमको नई चीज़ सीखने को मिली, फॉर्मूला रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, इस पे ध्यान नहीं कि 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, वो उसका एक मतलब है। तो बाकी इसमें जो भी डाउट होगा, जो भी मन में कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी चीज़ से यू कैन मेंशन, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्लास में 4th पार्ट में। थैंक यू सो मच।